वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 5.1 बी करने लगे हैं। जो 5.1 ए है वो सिमिलर है, वो आपने ख़ुद से अटैम्प्ट करना है। मुझे चेक करवा दीजिएगा, मैं इसको रिव्यू कर दूँगा। इससे पहले मैं ए सीरीज़ अटैम्प्ट कर रहा था चैप्टर नंबर 4 में, तो एक बच्चे का कहना था कि सर चैप्टर नंबर 5 जब शुरू करें तो आप बी सीरीज़ अटैम्प्ट करें, बी रिलेटिव मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा चैप्टर नंबर 5 का जो बी एस्पेक्ट्स है, सीरीज़ बी है, वो मैं अटैम्प्ट करता हूँ। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। और इससे पहले कि आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें ज़रा अच्छे तरीके से विजुलाइज हो जाए। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट इनकॉर्पोरेशन आ सर्विस परफॉर्म एडजस्ट एंट्रीज मंथली बट प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज एनुअली ऑन December 31st। कंपनी रिसेंटली हायर्ड दी सैनी एडोप्स, ये पर्सन है, एज द न्यू अकाउंटेंट। सैलीज फर्स्ट असाइनमेंट was to prepare an income statement, a statement of retained earning and a balance sheet using an adjusted trial balance give to her by the predecessor dated December 31st, 2015. The statement Sally prepared are as follow. उसने स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्रिपेयर की: सर्विस रेवेन्यू, अनअर्नड रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, ये जो अनअर्नड रेवेन्यू है ये तो वैसे लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी। अकाउंट रिसीवेबल ये आपके पास एसेट के तौर पर होता है, करंट एसेट के तौर पर। ये यहाँ पे वैसे नहीं आना चाहिए था, ये इसने शायद गलती की है। आगे जाके इसके बारे में वो डिटेल बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया। इंश्योरेंस एक्सपेंस ही होता है, ये यहाँ पे, ये ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे ही आना चाहिए, सप्लाईज एक्सपेंस भी यहाँ पे आना चाहिए। डिविडेंड जो है इसका तल्लक रिटेन अर्निंग में से होता है, रिटेन अर्निंग में से माइनस होता है। सैलरी एक्सपेंस तो इधर ही रहना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो है ये लेस होता है फ्रॉम एसेट, उसी एसेट में से जिसकी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये उसमें से लेस होता है। ये भी सेम इक्विपमेंट के ऊपर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये एक्सपेंस है, ये इधर ही रहेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इनकम बिफोर इनकम टैक्स और इनकम टैक्स पेबल। ये जो इनकम टैक्स पेबल है ये फिर करंट लाइबिलिटी है, यहाँ पे तो इनकम टैक्स एक्सपेंस आना चाहिए। इसका मतलब है उसने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए बेसिक प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के जो है वो ऑब्जर्व नहीं किए, उससे ये एरर हुआ। अब जी यहाँ पे रिटेन अर्निंग के बारे में कहता है। रिटेन अर्निंग पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये जो प्रीवियसली तौर पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था, ये उसके मुताबिक रिटेन अर्निंग है 17500। ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ऐड इनकम, लेस इनकम टैक्स। यहाँ से इनकम टैक्स नहीं लेस होने चाहिए, ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है ये तो यहाँ पे आना चाहिए इनकम समरी में, यहाँ से लेस होना चाहिए था। यहाँ से तो डिविडेंड लेस होना चाहिए था, ये इसने गलती की है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कहता है जी। नेक्स्ट पेज के ऊपर ना इसने बच्चों बैलेंस शीट भी बनाई है। कैश ठीक है, यहाँ पे सप्लाईज ठीक है। ये जो ऑटोमोबाइल्स है ना, ये फिक्स एसेट के तौर पर होना चाहिए, ये अलग से लिखा जाना चाहिए था। लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नो, ये तो इनकम समरी का पॉइंट है। इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी इनकम समरी का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होती है। टोटल एसेट्स है लाइबिलिटीज़ में अकाउंट पेबल, नोट पेबल, सैलरी पेबल, हाँ ये तीनों पॉइंट तो ठीक है। लेकिन प्रीपेड रेंट एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये भी एसेट है, टोटल लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, प्रिपेयर आ करेक्टेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटेड December 31st, 2015। हमें करेक्टेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब ये जो बात हो रही है सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें तीन चीज़ें हम लोग बनाएंगे। पहली चीज़ को हम लोग नाम देंगे इनकम समरी का, दूसरी चीज़ को हम लोग नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का, और तीसरी चीज़ को हम लोग नाम देंगे बैलेंस शीट का। अच्छा जी, प्रिपेयर दी नेसेसरी एडजस्टिंग ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज। नेसेसरी ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज हमें करना है। यूजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन पार्ट ए ब्रीफली इवेलुएट द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अच्छा जी, इन चीज़ों को देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोग जो नेसेसरी इसकी स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, इससे हुआ गलत काम, और बच्चों गलत काम ये हुआ कि इसने
एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी को ठीक तरह से पोजीशन नहीं किया, ठीक तरह से पोस्ट नहीं किया, जहाँ पे ये आना चाहिए था वहाँ पे इसने नहीं किया। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की प्रॉब्लम नंबर 5.1 भी। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग इनकम समरी बनाएंगे। आप कंपनी का नाम लिख लें, स्ट्रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन की जब आप लोगों ने ये सारा डाटा रीड किया, ऑब्ज़र्व किया, और यहाँ पे एक चीज़ और थी जो मिसिंग रह गई कि जो नोट्स पेबल हैं विच अमाउंट अदर देन 45,800, इसके पास 45,000 और 800 के नोट्स पेबल भी थे। अच्छा जी, हमें फर्स्ट स्टेप में जो चीज़ कंप्लीट करना है वो इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिख लिया जी, और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट का नाम लिख देने लगा हूँ। मैं यहाँ पे प्रिपेयर करने लगा हूँ जी इनकम समरी फॉर द ईयर एंडिंग। सबसे पहले रेवेन्यू आता है और इसके रेवेन्यू में टाइटल मौजूद है। हम फर्स्ट स्टेप में इसका रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे, और जो रेवेन्यू का टाइटल है वो आपके पास पेज नंबर 235 के ऊपर 234 के ऊपर जो है वो मौजूद है। रेवेन्यू का टाइटल में इसके पास इनकम समरी में सर्विस रेवेन्यू अर्न के नाम से टाइटल है, सर्विस रेवेन्यू अर्न, और इसकी अमाउंट आपके पास है 1,60,000। अब बच्चों हम लोगों ने करना ये है कि ये जो हमारे पास दो पेज हैं, ये सर्विस रेवेन्यू अर्न तो 160 हो गया। अब मज़ीद कोई भी रेवेन्यू नहीं था आया। ये करंट लाइबिलिटी है, ये करंट एसेट है, वहाँ पे चले जाएंगे। अब जो एक्सपेंस यहाँ पे मौजूद है ना, वो पहले मैं लिख लेने लगा हूँ। जो एक्सपेंस उसने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं ना, वो मैं लिख देने लगा हूँ। अच्छा जी, उनमें से एक है इंश्योरेंस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंसेस। उनमें से एक है इंश्योरेंस 1800, एक है उनमें से ऑफिस रेंट 18,000। देन आपके पास है सप्लाइज एक्सपेंस, सप्लाइज एक्सपेंस की अमाउंट है 1200। देन आपके पास डिविडेंड है, ये देखें ना, मैं इस तरतीब से पढ़ता जा रहा हूँ। फिर डिविडेंड है, डिविडेंड का तल्लक रिटेन अर्निंग्स है, वो अभी यहाँ पे नहीं लिखना। अब मैंने सैलरी लिख देना है। तो जो उसने इनकम समरी में पहले चीज़ें लिखी हैं ना, मैं वहाँ से ये चीज़ें चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस की जो अमाउंट मेंशन की गई है वो है 96,000। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास दो टाइटल थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, वो तो एसेट में बैलेंस शीट के तौर पर जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अलबत्ता नेक्स्ट टाइटल आपके पास यहाँ पे ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लिख लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह पे ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक आपके पास है ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, और एक आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा इक्विपमेंट के ऊपर। ये दोनों बैलेंसेस आपके पेज नंबर 235 से आपको मिलेंगे। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000 एंड 3,000, इन दोनों को आपने यहाँ पे लिख देना, 4,000 एंड 3,000। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट इनकम समरी में से आपके पास टाइटल आया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको आप लिख लें, ट्रैवल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है जी आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अमाउंट है आपके पास 1,700। ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस की आपके पास अमाउंट है 6600। ट्रैवल एक्सपेंस के बाद आपके पास है जी मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस की आपके पास अमाउंट है 2100। देन है आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये अमाउंट है 2800। अच्छा जी, इन सारी वैल्यूज़ का टोटल करते हैं जी बच्चों। पहला है 1800, फिर है 18,000, 1200, 96,000,
4,000, 3,000, 1,700, 6,600, 2,100, 2,800। तो हमारे पास ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाती है 1,37,200। माइनस कर दें तो माइनस करने से ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी इनकम बिफोर टैक्स। अब मैं करने ये लगा हूँ कि इस सैलरी में से, सेल्स में से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर देने लगा हूँ। 1,60,000 माइनस डेट वैल्यू 22800 लेस कर देंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस को, इनकम टैक्स पेएबल को नहीं। इनकम टैक्स एक्सपेंस उसने गलती से रिटेन अर्निंग में लिख दिया हुआ था, आपने वहाँ से इसको चूज़ कर लेना है, 4,000 यहाँ पे मेंशन कर दें। आपके पास आंसर आ जाएगा नेट इनकम का। इसमें से आप 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली तौर पर नेट इनकम 18,800 आ जाएगी। तो ये आपके पास करेक्टेड इनकम समरी होगी। इसके साथ ही ना मेरे बच्चों, हम लोग रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैं ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ईयर। फर्स्ट स्टेप एंडिंग ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ओपनिंग रिटेन अर्निंग वो जो क्वेश्चन में मेंशन है, और उसकी अमाउंट है आपके पास 17500। इसमें आप ऐड कर दें नेट इनकम 18,800। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल अवेलेबल फॉर डिविडेंड। इसमें से आप लेस कर दें डिविडेंड को, और डिविडेंड की अमाउंट जो मेंशन की गई है वो है आपके पास 3,000। अच्छा बच्चों, ये डिविडेंड देख लें मैंने लिखा कहाँ से, ये इनकम समरी में से, ये 3,000। अच्छा जी, इन दोनों वैल्यूज़ का ऐड कर लें, प्लस 17500, 36300 माइनस 3,000, तो 33300 नेट इनकम कह देंगे इसको। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास रिटेन अर्निंग कैलकुलेट हो गई, ये इनकम समरी और ये रिटेन अर्निंग। अब इसमें थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अभी हमें बनाना है, जो कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में मेरे बच्चों आप जानते हैं, रिपोर्ट फॉर्मेट में जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो एक उसकी एसेट साइड होनी चाहिए और एक उसके उसी के नीचे आप उसकी लायबिलिटी और कैपिटल साइड बनाएंगे। लेट्स मूव, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी ना एसेट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको इस सूरत में कर लेता हूँ ताकि स्पेस मैनेज हो जाए। फर्स्ट अटैम्प्ट में कंपनी का नाम लिखना है, वो है जी स्ट्रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन। हम लोग बनाने लगे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नीचे हम लिखते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2015, या जो डेट एनुअल पेपर में एग्जामिनर रिक्वायर्ड करेगा। यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट। अब आपने यहाँ से इनकम समरी में से देखना है, ये अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। इसी तरतीब के साथ चीज़ें देखते जाना है। जहाँ जहाँ पे आपके पास करंट एसेट आए हैं ना, वो सारे के सारे करंट एसेट यहाँ पे लिखते जाना है। जैसा कि एक करंट एसेट आपके पास है कैश, जो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है। एक आपके पास है अकाउंट रिसीवेबल, एक आपके पास है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, एक आपके पास है प्रीपेड रेंट, एक आपके पास है सप्लाईज। यहाँ तक आपके पास करंट एसेट पूरे हो जाएंगे। कैश की अमाउंट है आपके पास 15,400, अकाउंट रिसीवेबल की है 8,200, इंश्योरेंस की 3,000, प्रीपेड रेंट 800 और सप्लाईज़ आपके पास 900। इनका जी मैं टोटल कर देता हूँ 15,400, 8,200, 3,000, 800 एंड 900, 28,300।
अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं फ़िक्स एसेट की। फ़िक्स एसेट में एक आपके पास है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की अमाउंट है 37,000, लेस कर देते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। 12,000 को लेस करने के बाद 25,000। देन आपके पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की अमाउंट है 39,000, लेस कर दें आप इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 13,000, इसमें से माइनस कर दें 39,000 माइनस 13,000, तो वैल्यू आ जाती है 26,000। एसेट्स का टोटल कर देते हैं 28,300, 25,000 और 26,000, वैल्यू आ जाती है 793,000। ये आपके पास आ जाता है टोटल एसेट्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं लाइबिलिटी वाली साइड की। वहाँ पे क्या सीन होता है? जो लाइबिलिटी है, यहाँ पे हम लोग पहले अलग से टाइटल लिख देंगे, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल और यहाँ पे अमाउंट। लाइबिलिटी वाली साइड में आप यहाँ पे मेंशन कर देना इसका लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी में एक टाइटल है आपके पास अकाउंट पेबल, एक है नोट्स पेबल, एक आपके पास उसने वैल्यू मेंशन की है अकाउंट पेबल, नोट पेबल, एक है जी सैलरी पेबल, एक है आपके पास इनकम टैक्स पेबल, एक है आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट है 5200, नोट्स पेबल 33,000, सैलरीज पेबल 900, इनकम टैक्स पेबल 400 और अनअर्न्ड 3500। टोटल कर लेते हैं जी इसका 5200, 33,900, 400, 3500, तो 43,000। अच्छा जी, अब स्टॉक होल्डर इक्विटी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें एक है कैपिटल स्टॉक और एक है रिटेन अर्निंग। कैपिटल स्टॉक की अमाउंट उसने मेंशन की है वो है 3,000 और रिटेन अर्निंग जो हमने कैलकुलेट की थी, इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं प्लस 3,000, 33,300, 793,000, ये एक दूसरे के इक्वल। अच्छा जी, फिर इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में जो इसकी बी रिक्वायरमेंट थी, प्रिपेयर दी नेसेसरी ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में तो मेरे बच्चों आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और क्या जानते हैं कि क्लोजिंग एंट्री हम 4 स्टेप में परफॉर्म करते हैं, 4 हिस्सों में परफॉर्म करते हैं। पहले हिस्से में हमने इनकम समरी को में से रेवेन्यू को क्लोज़ करना है, तमाम एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टैक्स को करना है, फिर हमने जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको करना है, और लास्ट और चौथे पे हमने डिविडेंड को करना है। ले जी, पहले हम लोग इसको जी रेवेन्यू को क्लोज़ कर लेते हैं। ये जी इसका बी पॉइंट है क्लोजिंग एंट्रीज़ का। अच्छा जी, क्लोजिंग एंट्रीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री परफॉर्म करना है तो रेवेन्यू को पहले ख़त्म करना है। रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है। ख़त्म करने के लिए सर्विस रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट 160,000, 160,000। इनकम समरी में आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे और इनकम समरी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, उसमें से एक्सपेंस कौन कौन सा है? उसमें से पहला एक्सपेंस है इंश्योरेंस का, अमाउंट है 1800। उसमें से एक्सपेंस है ऑफिस रेंट का, अमाउंट है 18,000। उसमें से एक्सपेंस है सप्लाईज़ का, अमाउंट है 1200। उसमें से एक्सपेंस है सैलरीज का, अमाउंट है 96,000। उसमें से एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन का, अमाउंट है 4,000। उसमें से एक्सपेंस है
डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 3000, ये एक इक्विपमेंट पे है, ये ऑटोमोबाइल पे है। एक एक्सपेंस है रिपेयर, रिपेयर की अमाउंट है 1700। उसमें से नेक्स्ट एक्सपेंस है ट्रैवल एक्सपेंस का। ट्रैवल एक्सपेंस की अमाउंट है हमारे पास 6600। नेक्स्ट हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस की अमाउंट है हमारे पास 2100। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस की अमाउंट हमारे पास है 2800। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एक्सपेंस, अमाउंट है 4000। इन सब को ऐड कर लेते हैं, 1800, 18000, 1200, 19000, 4000, 3000, 1700, 6600, 2100, 2800, 4000। तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आ जाती है 141200। अच्छा जी, इनकम समरी क्रेडिट ज़्यादा डेबिट कम, इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस है, ख़त्म करने के लिए इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 1,60,000 माइनस डेट वैल्यू 18,800। लास्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा डिविडेंड को क्लोज करने का। डिविडेंड की नेचर एक्सपेंस की कॉन्ट्रा इक्विटी की, सॉरी डेबिट नेचर की, ख़त्म करेंगे तो डिविडेंड का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, ये मैंने एक बात बोली है, डिविडेंड की नेचर एक्सपेंस की, और फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं बोलना। हाँ, क्योंकि डिविडेंड की नेचर एक्सपेंस की नहीं है। अगर एक्सपेंस हो तो इनकम समरी में लिखा जाए ना, डिविडेंड कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके पास 1, 2, 3 और ये 4, ये आपके पास क्लोजिंग एंट्री होगी। अब आ गया लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या कहता है जी, इसको देखते हैं। यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन पार्ट ए, ब्रीफली इवेल्युएट कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। वो कहते हैं आप बताएं कंपनी क्या प्रॉफिटेबल कंडीशन में है और लिक्विड भी है या नहीं है। अच्छा जी, कंपनी ने यहाँ पे आपने लिख देना है, इसको जी जूम आउट थोड़ा सा कर लेते हैं। एज करंट ईयर कंपनी प्रोड्यूस नेट इनकम ऑफ $18,800 एंड इन लास्ट ईयर, और पिछले साल में जो वो प्रोड्यूस कर रहा था वो बैलेंस था 17,500। डेट शो जो बताता है कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल कंडीशन, कंपनी प्रॉफिटेबल कंडीशन में। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की ना मेरे बच्चों, आपने ये खुद ही सॉल्व किया होगा। कैसे? देखो, इसके करंट एसेट कितने हैं? 28,300, और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? 43,000। कंपनी लिक्विड नहीं है, आपने यहाँ पे लिख देना है एज करंट एसेट लेस देन करंट लाइबिलिटी, सो कंपनी इज नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। ले मेरे बच्चों, आज का क्वेश्चन इतना ही था। अगर आपको ये चीज़ें वैल्यूएबल लगती हैं तो बराए करम आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह हम लोग नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।